संजना अपने घर की सबसे बड़ी और समझदार बेटी थी, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पर दिन अभिशाप बनता जा रहा था, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन दोनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन संजना का सांवला रंग होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसके माँ बाप को भी अब उसकी चिंता सताने लगी थी। आज फिर उसे देखने लड़के वाले आ रहे थे, तो उसके माँ उसके लिए लाल रंग के सलवार सूट लेकर आई और बोली, बेटी इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना और थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना। संजना ने कहा, माँ मुझे क्यों आप हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़के वालों के सामने भेज देती हो। उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुझे घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकती ना। एक तो तेरी भाभी हमें हर वक्त ताने सुनाती रहती है, और फिर तेरी उम्र भी तो निकलती जा रही है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तो बस चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाना। संजना की माँ गुस्से में बोलकर बाहर निकल गई, तो संजना बेचारी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाती रही। संजना की माँ जब बाहर गई तो संजना के पिता बस इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। उन्हें ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर संजना की माँ ने कहा कि आखिर आप कब तक ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। नहीं संजना की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो बहू हमारी बेटी को उम्र भर ताने ही मारती रहेगी। बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं देख सकता अपनी बेटी को ऐसे दुखी होते हुए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के के माँ बाप और खुद लड़का गाड़ी में से उतरे, तो दरवाजे पर संजना के माता पिता हाथ जोड़ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। अंदर आते ही संजना के पिता ने कहा कि साहब, हमारी बेटी बहुत ही गुणी और समझदार है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, हर बात में निपुण है हमारी बेटी। तभी लड़के के पिता ने कहा, अच्छा जी, देखते हैं आपकी समझदार लड़की को, जरा बाहर तो बुलाइए। तभी संजना अपनी भाभी के साथ चाय नाश्ता लेकर आती है और लड़के वालों को देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग भी केवल उसके चेहरे को ही देखेंगे। जब संजना उनके सामने आई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सब रुक गए। लड़के की माँ कावेरी जी कहती है, अरे ये तो बहुत काली है भाई साहब, आप ही देखिए, क्या ये हमारे बेटे के बराबर में बैठने लायक भी है। आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरे लाखों में एक हीरे जैसे बेटे के गले बांधने चले थे, पर हमें पसंद नहीं है आपकी संजना, अपने पास ही रखिए ऐसी समझदार बेटी को। तभी संजना के पापा ने संजना से कहा कि बेटी तुम अंदर जाओ। तब संजना अंदर चली गई। तब उसके पिता ने लड़के वालों से कहा कि साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी हमारी। मैं आपको जितना कहेंगे उतना दहेज देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़के के पिता राम सिंह जी बहुत ही लालची व्यक्ति थे। दहेज की बात सुनते ही कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के दहेज में क्या दे सकते हैं। तभी संजना के पिता रमेश जी बोले कि जो आप कहेंगे साहब। उनकी ऐसी बातें सुनकर नवीन भड़क उठता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं। तो लड़के की माँ कावेरी जी उसे कहती है, तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना, तो छोटे बीच में नहीं बोलते। अपनी माँ की बात सुन नवीन गुस्से से बाहर चला गया। उसके जाते ही कावेरी जी बोली, फिर ठीक है, आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। इतना सुनते ही संजना की माँ बहुत खुश हो गई और अंदर जाकर अपनी बेटी से बोली कि बेटी, आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। तो संजना यकीन ही नहीं कर पाई और सोचने लगी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पर सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए। तो संजना की माँ बोली कि ज़्यादा मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से हाँ किया है। घर जाकर नवीन कहता है कि आप लोगों ने ये क्या किया। मैं उस बदसूरत लड़की की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आप लोग जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बिठा देंगे। तभी उसकी माँ बोली कि बेटा, वो लोग मनचाहा दहेज देने के लिए तैयार हो गए, तो हमें और क्या चाहिए। एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, फिर उस काली का क्या है, नौकरानी बनकर घर का काम तो कर ही लेगी ना। तो नवीन ने कहा कि माँ, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। अरे नहीं बेटा, बस एक बार दहेज ले लेते हैं,
फिर तुम उस काली कलूटी के नज़दीक भी मत जाना। कुछ दिनों बाद संजना के पिता ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर दी। संजना बड़ा सा घूंघट निकाले नवीन के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। औरतें भी संजना का मुंह देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कावेरी ने आखिर किस चांद के टुकड़े को पसंद किया है। तभी कावेरी जी संजना के कान में कहती है कि घूंघट बिल्कुल भी मत उठाना। नवीन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो संजना के साथ खड़ा होने पर भी घृणा महसूस कर रहा था। कावेरी जी बहू का गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर ले आई। सभी आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, अरे कावेरी बहन, अब तो बहू की मुंह दिखाई कर दो, हम भी तो देखें कि आखिर आप कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई हैं, हम नज़र नहीं लगाएंगी। ऐसा कहकर सारी औरतें हंसने लगी। कावेरी जी ने बहुत बहाने बनाए पर संजना का चेहरा नहीं छुपा पाई। जब औरतों ने जिद की तो कावेरी जी ने झिझकते हुए संजना का घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही सभी औरतें चौंक गई और बोली, ये क्या कावेरी बहन, अपने राजकुमार बेटे के लिए किसे उठा लाई तुम? औरतों की ये बातें नवीन को बहुत शर्मिंदा कर रही थी। रात को जब संजना कमरे में आई तो नवीन गुस्से में लाल पीला होकर बेड पर बैठा था। संजना जैसे ही बेड पर बैठने लगी तो नवीन ने उसे धक्का देते हुए कहा कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? तेरी औकात जमीन पर ही है और आज से तू वहीं सोएगी, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी संजना रोते हुए बोली, फिर शादी ही क्यों की आपने? चुप कर काली कलूटी, बाहर इतनी बेइज्जती करवा कर भी मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? नवीन चिल्लाकर बोला और बेड पर सो गया। संजना वही नीचे रोते रोते सो गई। सुबह उठकर फ्रेश होकर किचन में गई और नवीन के लिए चाय बनाने लगी। ड्रेस सहमी से चाय का कप लेकर कमरे में आई और नवीन को जगाने लगी। नवीन जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। नवीन आंखें मसलते हुए उठा और संजना को सामने खड़ा देखा तो आंखें गुस्से से लाल हो गई। संजना फिर से धीमे स्वर में बोली, नवीन जी चाय पी लीजिए। तो नवीन ने चाय का कप उसके हाथ से छीनकर उसी के हाथ पर डाल दिया। गर्म चाय से संजना का हाथ जल गया और वो चिल्लाई तो सास दौड़कर आई और बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? तो संजना रोते हुए बोली कि इन्होंने गर्म चाय से मेरा हाथ जला दिया। तभी सास कावेरी जी गुस्से से बोली, चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा था सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने के लिए? सारी चद्दर खराब कर दी। ये रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर। नवीन बेटा, तेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है, जल्दी से नहा धोकर के डाइनिंग टेबल पर आ जाना, कहकर कावेरी जी बाहर चली गई। संजना ने अपने जले हाथ पर थोड़ी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई क्योंकि उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। मन हल्का करने के लिए अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली, माँ, नवीन जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो माँ ने कहा, बेटी, अभी कल ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें सच संवर कर रिझाने की कोशिश कर, उनके दिल का हाल चाल जान। इतना कहकर उसकी माँ ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन संजना सज धज कर नवीन के पास गई तो नवीन लैपटॉप देख रहा था। तो वह धीरे से बोली, देखो जी, मैं कैसी लग रही हूँ? नवीन ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और आईने के पास ले जाकर कहा, देख लो अपनी बदसूरत शक्ल कैसी लग रही हो, और फिर से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और संजना वहीं बैठकर रोती रही। 2-3 दिन बाद नवीन के कुछ दोस्त आए तो नवीन ने उन्हें बाहर बगीचे में ही बैठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार नवीन, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, चल यार, शादी में तो नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी से तो मिलवा दे। तो नवीन परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर अब उस बदसूरत से इनको मिलाया तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब संजना भी देख रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि ये लोग खास तौर से मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होकर उनके सामने जाना चाहिए। उसने आईने के पास जाकर ढेर सारा पाउडर लगाया और चाय नाश्ता लेकर उनके पास गई और जाकर बोली, नमस्ते जी, आप लोग मुझसे मिलने आए थे ना? मैं संजना, नवीन जी की धर्मपत्नी। तो सभी दोस्त चौंक कर नवीन से बोले, अरे नवीन, ये कौन है?
तो नवीन ने कुछ शर्मिंदगी से कहा कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। ये सुन सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए बोले, तभी तुमने शादी में नहीं बुलाया ना, कहाँ से उठा लाए इसे, कुछ ज्यादा ही सुंदर है भाभी जी तो। तभी नवीन ने तेज आवाज से संजना को कहा कि अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। संजना सभी को आश्चर्य से देख रही थी कि इतने पढ़े लिखे होकर भी सब लोग सुंदरता को ही महत्व देते हैं। क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। रोती हुई अंदर चली गई। रात को नवीन शराब पीकर घर लौटा तो शराब के नशे में वह संजना के बहुत नजदीक आ गया था। सुबह जब नवीन की आंखें खुली तो संजना बेड पर बैठी थी। उसे बेड पर देखते ही नवीन ने उसे धक्का दिया और कहा, दूर हटो यहाँ से। तो संजना बोली, लेकिन रात को आपने शराब के नशे में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नवीन बोला, रात गई बात गई, अब अपना मुंह बंद करो, समझी। कुछ दिनों बाद संजना की माँ का फोन आया। तभी कावेरी जी संजना के पास आकर बोली कि अपनी माँ को कहो कि कुछ पैसों की जरूरत है तो भेज देंगे। तो संजना आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी। तभी कावेरी जी फिर बोली, ऐसे क्या देख रही हो, उनके सर के इतने बड़े बोझ को उतारा है हमने, तब क्या वो इतना भी नहीं कर सकते। तभी अचानक संजना का जी मिचलाने लगा तो उसने तुरंत माँ का फोन काटा और जल्दी से बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगी। ये देख कावेरी जी चौंक गई और जाकर संजना की चोटी पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाई और बोली, ये किसका पाप ले आई रे तू कलूटी, मेरा बेटा तो तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। तभी वहाँ नवीन भी आ गया और बोला, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, ये बच्चा चाहे किसी का भी हो लेकिन इसे गिराना ही पड़ेगा। तभी संजना गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं बाजी, ये इसी घर का चिराग है, मैं नवीन जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जब दोनों नहीं माने तो संजना ने अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। तो संजना के माता पिता आए और नवीन और उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर बोले कि साहब, हमारी बेटी वत्सलन नहीं है। तो कावेरी जी बोली, तो भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं। अरे हमारा बेटा तो इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, न जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थोप रही है। संजना के पापा नवीन के पैरों में गिरकर बोले, बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो आपके अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख संजना ने उन्हें उठाकर कहा, बस पापा, अब आप इनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मेरी खुशी के लिए आप यहाँ से जाइए और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा बोले, नहीं बेटी, तुझे ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तो संजना चिल्लाकर बोली, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं कि बेटी की अर्थी ससुराल से ही उठती है। संजना के मम्मी पापा रोते हुए वहाँ से चले गए। तो नवीन ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, बहुत बहादुरी आ गई है ना तुम्हारे अंदर, अभी चल सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों ने मिलकर संजना को कमरे में बंद कर दिया और नवीन के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। नवीन के लिए दूसरा रिश्ता तो मिल जाता है, लेकिन उन लोगों ने पहले रिश्ते के बारे में पूछा तो नवीन के माता पिता ने कहा कि हमारी पहली बहू बहुत ही बदचलन थी, इसलिए उसे नवीन ने छोड़ दिया और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे। नवीन देखने में बहुत सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसीलिए लड़के वाले भी कोर्ट में शादी करने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन नवीन और रवीना की कोर्ट में शादी हो गई। जब रवीना दुल्हन बनकर उस घर में आई तो कावेरी जी ने संजना से कहा कि देखो, हमने नवीन की दूसरी शादी कर दी है, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम जबरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाकर काम में लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे के साथ साथ तेरा भी राम नाम सत हो जाएगा। संजना की भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसीलिए वो सास की बात मानकर और खाना खाकर काम में लग गई। तभी नई बहू रवीना ने कावेरी जी को आवाज लगाते हुए कहा कि मम्मी जी, जल्दी से मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये देखकर सब चौंक गए। तो कावेरी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ चल बहू, तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। जैसे ही कावेरी जी उसे कमरा दिखाकर वापस जाने लगी तो रवीना बोली, मम्मी जी मेरे लिए एक गिलास जूस भेज देना। तो कावेरी जी बोली, हाँ हाँ बहू, अभी भेजती हूँ। और बाहर आकर संजना से बोली, अरे ओ कलूटी, हमारी नई बहू के लिए ताज़ा फलों का जूस बनाकर लेकर जाओ।
तो संजना उसे जूस बनाकर देकर आ जाती है। रवीना शाम को जींस टॉप पहनकर हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी तो कावेरी जी बोली, अरे बहू कहाँ जा रही हो? तो रवीना ने कहा, क्या मम्मी जी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ और ये प्लीज मुझे बहू कहना बंद कीजिए। ये कहकर उसके पापा ने जो गाड़ी दी थी वो गाड़ी लेकर चली गई। कावेरी जी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे रोक सके। बहुत देर हो गई बेटा, रवीना बहू अभी तक नहीं आई, कावेरी जी ने नवीन जी से कहा। तो नवीन भी चिंतित होकर कहता है, आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ, आज उसे बोल ही दूंगा कि अब शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। रात को 2 बजे रवीना घर आई तो वे सब लोग रवीना के इंतजार में जगे हुए थे। उसे देखकर नवीन गुस्से में आकर कहता है, देखो रवीना, हमारे घर में शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। तो रवीना जोर से हंसने लगी और बोली, घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूं? मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में नहीं रहने वाली। आई बात समझ में? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से कावेरी जी कहती है, अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी हुई है, एक मिली बदसूरत और ये दूसरी बदतमीज। सुबह होते ही रवीना जोर से चिल्लाई, मम्मी जी मेरे लिए नींबू पानी भेजिए, मेरा सर फटा जा रहा है। तो नवीन बाथरूम से आकर बोला, देखो रवीना, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो। तभी रवीना चिल्लाते हुए बोली, कौन से तुम्हारे हिसाब से नवीन? जब तुमने मेरे पापा से नोटों की गड्डी लेकर अपनी जेब में डाली थी तब तो तुमने नहीं कहा था कि आपकी बेटी को कठपुतली बनाकर ले जा रहा हूँ। मैं आजकल के ख्यालों वाली लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जीऊँगी, समझे? रवीना सुंदर तो बहुत थी लेकिन घर सुंदरता से नहीं, अच्छे संस्कारों से चलता है, जो रवीना में बिल्कुल भी नहीं थे। वो नवीन को बिल्कुल भी समय नहीं देती थी, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती और जब कोई टोकता तो अपने पापा का रोब झाड़ देती। अब धीरे धीरे नवीन की नज़र रवीना की जगह संजना को ढूंढने लगी थी। उसे अब संजना की अच्छाई दिखने लगी थी। इंसान को कोयले और हीरे में फ़र्क बहुत देर से ही समझ में आता है। आज जब नवीन ऑफिस से आया तो संजना किचन में काम कर रही थी। नवीन सीधा उसके पास गया और बोला, संजना तुमने खाना खाया? तो संजना कुछ बोल ही नहीं पाई, उसकी आंखें भर आई। जहां रवीना को किसी के बारे में कोई फिक्र ही नहीं थी, वहीं संजना के भरोसे पूरा घर चल रहा था। एक दिन कावेरी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। जब संजना कमरे में झाड़ू लगाने गई तो उसने देखा कि कावेरी जी को बहुत तेज बुखार है, तो वो सारा काम छोड़ पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सिर पर रखने लगी। तभी रवीना चिल्लाती हुई अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार आवाज़ लगाई, मेरे लिए नींबू पानी लाइए, मेरा सर फटा जा रहा है। इतनी देर में वहाँ नवीन और उसके पिताजी आ जाते हैं। नवीन रवीना को एक थप्पड़ जड़ देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बोलने की? तभी रवीना चिल्लाते हुए बोली, अब तुम सबको इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। कावेरी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रवीना रोते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में रवीना के पापा पुलिस को लेकर आ गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब अंदर कर दो इन सबको, मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हैं और उसके मारपीट भी करते हैं। तो नवीन के पिता बोले, नहीं साहब ये झूठ है, हमने तो रवीना बेटी की हर फरमाइश पूरी की है, किसी बात पर कभी रोक नहीं लगाई। तभी कावेरी जी संजना का सहारा लेकर बाहर आई और बोली, ये क्या बोल रहे हो समधी जी, आपकी बेटी को सर आंखों पर रखा, उसका ये सिला मिला हमें। और संजना की तरफ देखकर बोली, जिसको हमारी शिकायत करनी थी उसने तो कभी एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप सहती रही। कहते हुए कावेरी जी की आंखें भर आई। तभी नवीन भी आज पहली बार संजना को प्यार की दृष्टि से देखते हुए सोचने लगा कि संजना ने सिर्फ मेरे अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने हमेशा इसकी बेइज्जती की। भगवान बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। अब मैं संजना और मेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी संजना आगे बढ़कर बोली, नहीं सर, मेरे मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने रवीना मैडम को बदतमीजी करने पर हाथ उठाया था। संजना को यह भी डर था कि इन्हें मेरी और नवीन की शादी के बारे में पता ना लग जाए, नहीं तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली।
तभी रवीना भी अपने पापा से बोली, पापा अब आप इन पर लगाया केस वापस ले लीजिए, इन्हें जेल में नहीं भेजना मुझे। रवीना के पापा केस वापस ले लेते हैं और इंस्पेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। तभी रवीना संजना के पास जाकर उसके गले से लग जाती है तो सभी घर वाले और संजना हैरानी से रवीना को देखने लगी। रवीना आंखों में आंसू लिए हुए बोली, संजना इन लोगों को बस यही दिखाना था कि तू दिल की कितनी अच्छी है। तो संजना बोली, मैं कुछ समझी नहीं रवीना मैडम। मैडम नहीं, तेरी वही बचपन की सरफिरी दोस्त शालू। तभी संजना बोली, शालू जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्ती नहीं बनी। तभी रवीना बोली, हाँ मैं वही शालू जो बचपन में ही तुझे कलूटी बोलने वाले के दांत खट्टे कर दिया करती थी। तभी संजना चौंकते हुए बोली, तुम और नवीन जी से शादी? अरे संजना मुझे पूरी बात तो बताने दे। तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। कुछ दिनों पहले ही मैं भारत आई थी तो मैं आते ही तुमसे मिलने तेरे घर गई और वहाँ जाकर मैंने जब तेरे बारे में पूछा तो अंकल आंटी दोनों रोने लगे और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो पहले तो मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने के जुर्म में इन लोगों को जेल में डलवा दूँ, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि अगर जेल में डलवा दिया तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा तेरी अच्छाई का। जो तुझे बदचलन बोल रहे थे इन्हें बताना भी तो जरूरी था कि जिस औरत ने घर से बाहर कभी कदम ही नहीं रखा, जो देवता की तरह अपने पति को पूजती है, अगर वो बदचलन है तो रवीना जैसी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ शराब पीती है, उसको ये लोग क्या कहेंगे। मुझे आंटी ने बताया कि तुम नवीन जी से कितना प्यार करती हो और ये तेरे सांवलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को नहीं अपना रहे। सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। संजना ये मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब हैं जिन्होंने मेरी और नवीन जी की झूठी शादी करवाई थी। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूं तड़पते देखा तो बहुत बुरा लगा मुझे। सोचा ये नाटक अभी रोक दूं, पर तुझे तेरा हक भी तो दिलाना था। इसीलिए उस रात को मैं दोस्तों के साथ पार्टी का बहाना लेकर बाहर चली गई थी ताकि तुझे बुरा ना लगे। तभी नवीन रवीना के पास आकर बोला कि रवीना तुझे रवीना कहूँ या शालू ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने सच में हम सबकी आंखें खोल दी। तुम्हारे इस बर्ताव के बाद ही हम सबको संजना की अच्छाई नजर आई है। इतना कहकर नवीन संजना के पास जाकर बोला कि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन यकीन मानो संजना मुझे एहसास हो गया है कि अच्छी सुंदरता के साथ अच्छे गुण भी होने चाहिए। अगर गुण हो तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोख में मेरा ही बच्चा है, बस लोगों के तानों के डर ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया था। तभी कावेरी जी संजना के दिए गहनों को उनके हाथों में थमाते हुए बोली कि अब समझ में आ गया कि घर दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से संवरता है। सालू बेटी तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो संजना जैसे हीरे को हम कोयला समझ बैठे थे। बोलते बोलते कावेरी जी की आंखें भर आई। तभी संजना बोली, प्लीज आप सब लोग माफ़ी मत मांगिए, देर से ही सही पर मुझे मेरा हक मिल ही गया है, और वो भी हमारे बचपन की दोस्त सालू के कारण। सालू तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। तभी सालू बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। इतना कहकर सालू अपने घर चली गई। शाम को नवीन के पिता ने संजना के पिता को फ़ोन किया और बोले, आपने सही कहा था समधी जी कि आपकी बेटी जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। इतना सुनते ही संजना के माता पिता भी खुश हो गए कि चलो देर से ही सही, लेकिन हमारी बेटी को उसका अधिकार मिल ही गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।